सुनैना के मम्मी पापा उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे थे, मगर सुनैना को तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। वो हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। परेशान होकर घर वालों ने पूछ ही लिया कि उसका कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। सुनैना, सच सच बता, तू किसी लड़के को पसंद तो नहीं करती? हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और तू है कि बिना किसी कारण बस मना ही किए जा रही है। मना नहीं करूँ तो क्या करूँ? आप लोग मेरे लिए ऐसे रिश्ते ढूंढ रहे हैं जिनमें मुझे सास ससुर के साथ रहना होगा। मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता हो। सुनैना की बात सुनकर उसके मम्मी पापा ऐसे लड़के को ढूंढने लगे जो जॉब करने के लिए बाहर रहता हो। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी तय हुई तो लड़के के बारे में सुनकर वो बहुत खुश हो गई। मॉम, आई एम सो हैप्पी। आप लोगों ने मेरे लिए जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही परिवार ढूंढा। सास ससुर गांव में रहेंगे और मैं अपने पति के साथ शहर में। मैं जैसे सास ननद के बीच उम्र भर खटी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी ऐसे ही परेशान हो, इसलिए मैंने तेरे पापा से पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए इकलौता लड़का ढूंढना जो माँ बाप से दूर रहकर नौकरी करता हो। उन्होंने मेरी बात मानी और तुम अब हमेशा खुश रहना। कोई सास बहू की पंचायत नहीं रहेगी। सुनैना खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन उसकी सास के साथ रहने के बाद वो अपने पति रवि के साथ शहर आ गई। आज कितने दिनों के बाद मैं सुकून की सांस लूंगी, वरना वहाँ तो हर वक्त मम्मी जी की टोका टाकी चालू रहती थी। ये ऐसे मत करो, ये वैसे मत करो, दाल के तड़के में राई मत डालो, घी कम यूज करो। फेड अप हो गई थी मैं तो। अरे तो इसमें फेड अप होने वाली कौन सी बात है? वो तो तुम्हें अच्छी चीजें सिखाना चाहती थी। उन्हें काम करने का कितने साल का तजुर्बा है। प्लीज अब तुम शुरू मत होना। मैं वैसे भी बहुत दिनों से परेशान थी। बहुत दिन हो गए। हम लोग डिनर पर कहीं चले? नहीं यार, शादी के पहले मैं बाहर का ही खाना खाता था, मगर अब घर का खाना खाने का मन है। मैं बाहर खाने नहीं जाऊंगा। तुम घर पर ही दाल चावल आलू की भुजिया बना लो ना। और हाँ, दाल कम तेल और कम मिर्च में बनाना। अपने पति की बात सुनकर सुनैना उदास हो गई। कहाँ वो बाजार का चटपटा खाना खाने का मूड बना रही थी और कहाँ अब उसको घर का सादा कम मसाले का खाना खाना पड़ेगा। बेमन से वो खाना बनाने लगी। खाना बनाकर वो किचन से बाहर जाने लगी तो रवि किचन में आ गया। अरे सुनैना, ये क्या है? किचन पूरा फैला हुआ है। ये डब्बे उल्टे सीधे क्यों रखे हुए हैं? और ये घी का डब्बा देखो, घी फैल रहा है। अरे देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। घर, किचन, कमरा सब कुछ मुझे व्यवस्थित चाहिए, समझी तुम? आइंदा से ध्यान रखना। मसाले के डब्बे आगे, दाल के डब्बे पीछे और आटे के कंस्टर को आटा लेने के बाद ढंग से बंद करना। अब ये सब बातें सुन उसे गुस्सा आ गया। जहाँ वो सास से पीछा छुड़ाकर शहर आई थी कि यहाँ पर अपने पति के साथ अपनी मर्जी से शांति से रहेगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पति के रूप में न केवल टोकने वाली सास मिली बल्कि ताने देने के लिए ननद भी मिल गई। अब तो हर दिन ऐसे ही होता। सुनैना उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। वो रोते हुए अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोली, मम्मी, आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। कैसा पति ढूंढा है जो पति कम और सास ज्यादा है। इससे अच्छा तो मैं सास के साथ ही रहती। कम से कम उनसे सही गलत की बहस तो कर सकती थी, मगर पति के साथ तो वो भी मुश्किल है। उन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही सही है, बाकी सब गलत। मेरे हर काम में गलतियां ढूंढ रहे हैं। मैं घर को, अपने कमरे को अपने हिसाब से भी नहीं रख सकती हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? उसकी माँ अपनी बेटी की बात सुनकर परेशान हो गई, मगर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि खुद ही ऐसा पति ढूंढने के लिए कहा था जो अकेला रहता हो। बेटा, सास ननद से परेशानी होती तो मैं तुझे अलग होने को कह देती, मगर अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जैसा वो चाहते हैं वैसा रहना सीखो। बल्कि इसमें तो तुम्हें ही अच्छा है। हमारा घर व्यवस्थित रहेगा, चीजें फैली हुई नहीं रहेंगी। घर में कोई मेहमान आएगा तो तुम्हारी ही तारीफ करेगा। मम्मी, आपकी बात सही है, मगर हर वक्त एक डिसिप्लिन में रहना, ऐसा लग रहा है मानो घर में नहीं बल्कि हॉस्टल में रह रही हूँ, जहाँ पर एक सख्त वार्डन है जिसे कुछ भी गलत काम पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर माँ ने उसे समझा बुझाकर फोन रख दिया। अब सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपने मन की बात करे, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि उसकी मम्मी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। उसने उसके पति से ही बात करने के बारे में सोचा।
आज रात को रवि से बात करके देखूंगी। इस तरह मैं घुट घुट कर नहीं रह सकती। लेकिन अगर रवि को बुरा लग गया तो फिर नहीं, ऐसा करती हूँ, रवि से बात करने की बजाय उनकी मम्मी से बात करती हूँ। अरे बात नहीं करती हूँ, कुछ दिन के लिए उनको यहाँ पर बुला लेती हूँ। वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगी कि रवि मुझे किस तरह से परेशान करते हैं। सोचते हुए सुनैना ने अपनी सास को अपने पास रहने के लिए बुला लिया। 1-2 दिन तो अच्छे से निकले। रवि ने कोई टोका टाकी नहीं की, ना ही उसकी सास ने उसे कुछ बोला। सुनैना कुछ दिन अपनी सास के साथ रही थी, इसलिए उसे पता था उन्हें खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। वो उनके हिसाब से खाना बनाती थी, उनके कपड़े, दवाई वगैरह का ध्यान रख रही थी, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं हुई। सुनैना भी खुश थी क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए रवि की समझाइश से मुक्ति मिल गई थी। मगर एक दिन रवि ने उसे किसी बात के लिए जोर से डांट दिया तो सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। मैं वही सोच रही थी कि अपनी माँ को देखकर तुम बदल गए हो, मगर नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। मम्मी जी, देखा आपने ये मुझसे किस तरह बात करते हैं। आज ही नहीं बल्कि ये हर वक्त मुझे हर चीज के लिए टोकते रहते हैं। ऐसा लगता है पति नहीं बल्कि सास, ननद, जेठानी सबके मिले जुले रूप के साथ रह रही हूँ। सुनैना की सास कभी अपनी बहू की तरफ देखती तो कभी अपने बेटे की तरफ। उसे समझ में आ गया था कि उसकी बहू को संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं, मगर है तो वो घर की बहू, घर की लक्ष्मी। उन्हें उसका इस तरह से रोना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों अकेले हंसी खुशी रह रहे होंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मगर तुम इस तरह अपनी गृहस्थी क्यों खराब कर रहे हो। किसी भी लड़की को नए माहौल में ढलने में टाइम लगता है। उसे जब तक घर के तौर तरीके, रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे, तब तक वो उस घर को अपना कैसे बना सकती है। और उसे ससुराल में सबसे कंफर्टेबल रहने में पति और सास मदद कर सकते हैं, और तुम ही उसे परेशान कर रहे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवि। उम्मीद तो मुझे भी अपनी पत्नी से ऐसे नहीं थी माँ, कि वो मेरे परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। आप लोगों के साथ रहने के बाद जब ये मेरे साथ शहर वापस आई तो इसे मैं किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। अच्छा हुआ सास ससुर से पीछा छूटा, अब पति के साथ अपनी मनमर्जी से रहूंगी। मुझे तो लगा था कि शादी 2 इंसानों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है, मगर इसकी माँ ने इसे ये नहीं समझाया कि ये खुश थी कि केवल पति के साथ रहेगी। लेकिन मैं भी सोच लिया था कि इसे मैं परिवार का महत्व समझा कर रहूंगा, इसीलिए मैंने सब नाटक किया। अपने पति की सारी बात सुनकर सुनैना शर्मिंदा हो गई। उसकी सास उसके पास आगे आई और बोली, बेटा, हर सास ननद बुरी नहीं होती। अगर वो कुछ कहती भी है तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपको घर के तौर तरीके समझाए जा सके। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपने पति के साथ रहना है तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। कहते हुए वो जाने लगी तो सुनैना ने उन्हें रोक लिया। I'm sorry मम्मी जी, मुझे पता चल गया कि मेरी सोच गलत थी। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली भाभी हमारे मम्मी पापा का ख्याल रखे, तो हम भी तो किसी की बहू बनेंगे, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। अब से आप लोग गांव में नहीं रहेंगे, आप यहीं पर हमारे साथ रहेंगे। बहू, जरा मेरे पैर तो दबा देना। सुबह से बहुत दर्द कर रहे हैं। अच्छा माँ जी, आई। पहले ये बता, घर का सारा काम हो गया या नहीं? पहले घर का सारा काम निपटा लेना, तभी मेरे पैर दबाने बैठना। माँ जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है, आप बेफिक्र रहिए। लाइए, अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अच्छा ठीक है। इसके बाद मेघा अपनी सास के पैर दबाती है। भले ही भगवान ने मुझे दौलत शोहरत नहीं दी, मगर फिर भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे तेरे जैसी एक संस्कारी बहू जो दी है। नहीं तो आजकल की बहुएं तो ऐसी आ रही है जो 2 दिन में अपनी सास को घर से निकाल देती है। माँ जी, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। सास बहू में आपसी बातें चल रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
इस वक्त कौन आया होगा घर पर? जाकर देख कौन आया है। जी माँ जी, आई। मेघा घर का दरवाजा खोलती है और अपने सामने दो लोगों को खड़ा पाती है। कैसी हो बहू रानी? और संगीता कहाँ है? अरे अब खड़े खड़े यूं ही देखती रहोगी या हमें अंदर आने के लिए भी कहोगी? माफ करना, लेकिन मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। कैसे पहचानूंगी? पहली बार जो मिली हो। संगीता तुम्हें सब बता देगी। अच्छा ठीक है, अंदर आइए आप दोनों। माँ जी अंदर ही हैं। दोनों मेहमान घर के अंदर आते हैं और संगीता से मिलते हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? अरे रजनी, तुम और सुरेश, तुम भी बड़े दिनों बाद आना हुआ। आओ आओ बैठो। अरे हाँ हाँ, हम बैठ तो जाएंगे, मगर आपकी बहू तो हमें पहचान ही नहीं रही। पहली बार मिली है ना, इसीलिए। बहू ये रजनी है और ये सुरेश जी है। ये दोनों तुम्हारे चाचा चाची लगते हैं। सुरेश और पंकज के पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। तुम दोनों से मिले कितना अरसा हो गया है। हमें आपकी याद आई तो हम चले आए। सोचा कुछ दिन आपके पास रहेंगे और खूब गप्पे मारेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपका घर तो काफी छोटा लग रहा है। इसमें हमारे रहने के लिए जगह हो पाएगी या नहीं? आप दोनों उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा चलिए ठीक है फिर। ये मेघा कहाँ रह गई? आप दोनों आराम से बैठो, इतने में मैं अपनी बहू को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, हम यहाँ आराम से ही बैठे हैं दीदी। इसके बाद संगीता अपनी बहू को ढूंढते हुए रसोई की ओर आती है। क्या हुआ मेघा, इतनी देर क्यों हो गई तुझे? यहाँ क्या कर रही है? मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। क्या बताऊँ माँ जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मेहमान अचानक आ गए हैं और घर में मेहमानों की चाय के लिए दूध भी नहीं है और ना ही चाय के साथ कुछ नाश्ता है। ये तो वाकई में बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है बहू। इतने दिनों बाद मेहमान घर आए हैं और उनके लिए हमारे घर में चाय नाश्ता भी नहीं है। अब क्या करें? अरे हाँ, घर में नींबू रखा है। आप कहे तो मैं मेहमानों के लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। हाँ, ये ठीक ही रहेगा। मगर फिर इसके साथ खाने में क्या दोगी बहू? अरे हाँ, पिछले महीने मैंने आलू के पापड़ बनाए थे ना, घर पर ही। ऐसा करती हूँ, उन्हें तल देती हूँ। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं है तो यही ले आ और थोड़ी जल्दी कर, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ला जल्दी। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद मेघा मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आती है। लगता है संगीता दीदी के घर में चाय के लिए दूध भी नहीं है, इसीलिए नींबू शिकंजी से मेहमानों का स्वागत करना पड़ रहा है। अरे मुझे तो लगता है कि मेघा बहू को हमारा यहाँ आना ही पसंद नहीं आया, इसीलिए नाश्ते में सिर्फ ये पापड़ ही ले आई। नहीं नहीं, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेघा बहू तो आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। जब मेहमान नाश्ता कर लेते हैं तब सास बहू आपस में खुसर फुसर करती हैं। माँ जी, मेहमान तो अपने साथ इतना सारा सामान लेकर आए हैं। लगता है इनका इरादा यहाँ 6-7 दिन रुकने का है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है बहू। लेकिन माँ जी, आप तो जानती हैं, महीने का आखिरी समय चल रहा है। इनकी सारी तनख्वाह तो पहले ही खर्च हो चुकी है और अगले महीने की तनख्वाह मिलने में अभी वक्त है। तब तक हम इन मेहमानों की खातिरदारी कैसे करेंगे माँ जी? वो तो मैं जानती हूँ बहू, लेकिन मेहमानों की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। ये बात मैं समझती हूँ माँ जी। अब रसोई में जो कुछ है रात के खाने के लिए बना ले। खाने के बाद सोने का भी इंतजाम करना है। जी माँ जी। रात को खाने पर लगता है आपकी बहू को खाना बनाना नहीं आता दीदी, तभी तो सब्जी में सब्जी कम और पानी ज्यादा नजर आ रहा है। मुझे तो लगा था आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन जिस हिसाब से आपकी बहू ने आज खाना बनाया है, मुझे नहीं लगता कि
आप हमें देखकर खुश हुई हैं संगीता जी। अरे भाई, अगर कभी घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए कई सारे पकवान परोसे जाते हैं, और यहाँ तो हमें सब्जी रोटी खाने को मिल रही है। बताइए, ये कोई बात हुई? माफ कीजिए, वो दरअसल आप अचानक आ गए और आज रसोई में सब्जी भाजी नहीं थी, इसलिए मुझे यही बनाना पड़ा। आज तुम दोनों इसी से ही पेट भर लो, मैं कल कुछ अच्छा बनवा दूंगी बहू से। ठीक है दीदी, ठीक है। खाने के बाद सोने का समय आता है। मेघा का घर छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में उसकी सास रहती थी, तो दूसरे कमरे में मेघा और उसका पति रहता था। अब सोचना ये था कि मेहमान कहाँ सोएंगे। बहू, मेहमानों के सोने का कुछ इंतजाम किया या नहीं? माँ जी, ऐसा करते हैं, चाचा चाची मेरे कमरे में सो जाएंगे और मैं और पंकज जी यहाँ आंगन में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाएंगे। तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप तकलीफ मत कीजिए, हम दोनों आराम से नीचे सो जाएंगे। अच्छा चल ठीक है। इस तरह मेहमान मेघा के कमरे में सोते हैं और मेघा और उसका पति बाहर आंगन में सो जाता है। अगले दिन, ओफो, घर में कितनी धूल हो रही है दीदी, आपकी बहू घर की सफाई वफाई नहीं करती क्या? हाँ दीदी, देखिए तो हर जगह धूल ही धूल नजर आ रही है मुझे तो। साफ सफाई तो करती है, पिछले हफ्ते उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने घर की सफाई नहीं की। और तुम भी तो यहाँ अचानक ही आ गई। मेहमान तो अचानक ही आते हैं दीदी, लेकिन साफ सफाई तो हमें रखनी ही चाहिए ना। मैं ये बात मानती हूँ, मैं कल ही मेघा से कहकर घर की सफाई करवा दूंगी। कल ही क्यों, आज ही करा दीजिए। वैसे भी आपकी बहू सारा दिन करती ही क्या है दीदी, अच्छा खाना बनाना उसे आता नहीं, ना ही मेहमानों की खातिरदारी करनी उसे आती है। कम से कम घर की सफाई तो कर ही देगी ना। या वो भी नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं बहू से कहकर ये सब अभी साफ करवा देती हूँ। संगीता अपनी बहू से साफ सफाई करवाती है। कई दिनों तक मेहमान संगीता के घर पर ही रहते हैं, मगर आर्थिक तंगी के कारण मेघा बहुत ही मुश्किलों से मेहमानों की खातिरदारी कर पा रही थी। एक दिन मेघा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। ये क्या, आटा तो खत्म हो गया, ये तो थोड़ा सा ही बचा है, इतने में मैं सबका खाना नहीं बन पाएगा, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, बाकी लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। मैं एक टाइम नहीं खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन मेहमान भूखे नहीं रहने चाहिए ना। इसके बाद मेघा सबके लिए खाना बनाती है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं, और फिर वही मेहमानों के ताने मेघा के लिए शुरू हो जाते हैं। आज भी बहू ने वही रूखी सूखी रोटी हमारे सामने रख दी है, मुझे तो लगता है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहू, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं नहीं, आप खाइए, मेरा मन नहीं है आज खाने का। सुना है आपने सुरेश, ये खाना खाने का खुद का मन नहीं है, मगर मेहमानों को वही खाना खिलाया जा रहा है। पता नहीं संगीता दीदी आप कैसे अपनी बहू को सह रही है, मैं होती तो अब तक ऐसी बहू को घर से ही निकाल दिया होता। रजनी की ये बात सुनकर संगीता के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाती। बस बस बस, बहुत हो गया, तुम्हें कोई हक नहीं मेरी बहू के बारे में अनाप शनाप बोलने का। तुम जानती भी हो मेरी बहू कितनी संस्कारी है, कितनी संस्कारी। तुम जब से आई हो मेरी बहू को ताने दिए ही जा रही हो, दिए ही जा रही हो। आप तो गुस्सा हो गई दीदी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती आई हूँ, और हम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो रजनी। एक तो खुद ही अचानक बिना बताए घर चले आए, ऊपर से हर चीज में कमियां निकाल रहे हैं। अपनी हैसियत के अनुसार हमने तुम्हारी खातिरदारी करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। ये क्या कह रही हो दीदी आप? सही ही कह रही हूँ, जो मेरी बहू की इज्जत नहीं करेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। ए जी चलिए जी, अब हमें यहाँ और नहीं रुकना है,
तो इस तरह अचानक आई मेहमान संगीता की फटकार सुनकर वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं।